मान्या बहन जी की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। आज की इस बैठक में जो हमारे पिता के समान बुजुर्ग हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं जो इस बैठक में मौजूद हैं, उनके चरणों में नमन करता हूँ। नौजवान भाइयों को जय भीम करता हूँ, अपनी बहनों को आदर जय भीम करता हूँ। और जो हमारे बीच में ये फूल के समान अपनी प्रतिभा रूपी सुगंध को पूरी दुनिया में बिखेरने के लिए बेताब बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी इस बैठक में हमारे बीच में हमारे भाई जो अपने जीवन का आधा समय बहुजन समाज पार्टी को दे चुके हैं और लगातार समय देते चले आ रहे हैं। वर्तमान में इस जनपद के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संग्राम भारती जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सदर विधानसभा के सम्मानित प्रभारी डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी, हमारे भाई हमारे साथ चल करके आए हैं, जो मंडल में कई पदों पर पूर्व में कार्य कर चुके हैं। इन्होंने कभी बहुजन समाज पार्टी में, इनको चाहे छोटा पद मिला हो चाहे बड़ा पद मिला हो, ये कभी अपने आप को उपेक्षित नहीं महसूस किए, जबकि ये बैकवर्ड समाज से ताल्लुकात रखने वाले हैं और मजबूत साथी हैं। आदरणीय दीपक गुप्ता जी ये लगातार बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं ऐसे साथी का स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे जामराज विधानसभा अध्यक्ष है, जो खनौरा ग्राम सभा के प्रधान भी रह चुके हैं और बहुत ही तेज तरार अभी आपके बीच में मान्या बहन जी की उपलब्धियों को गिना रहे थे आदरणीय मास्टर साहब चंद्रेश जी, अजय जी और सम्मानित गांव के पूर्व प्रधान हमारे बड़े भाई पारसनाथ जी, त्रिपुरारी शंकर बीडीसी जो भोले भंडारी भी हैं, आदरणीय बुद्धप्रिय गौतम जी, बाबूराम जी, भवन प्रसाद जी, रामचल राम जी, डॉक्टर त्रिभुवन राम जी, महाबल जी, मूलचंद राम, लालमणि राव बौद्ध जी, विजय कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, साहब लाल जी, राम बच्चन कुमार, विक्रम कुमार, शुभम कुमार, आशीष कुमार, अशोक कुमार, पन्नालाल, गोरखनाथ, सुनील कुमार, अर्जुन, अरविंद, जितेंद्र, शंकर, शिवाजी, संदीप, अवधेश, अखिलेश, सम्मानित इंद्रजीत भाई, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत 2 कदम और आगे बढ़ कर के करना चाहता हूं, जिन लोगों का नाम इस रजिस्टर में नहीं लिखा जा सका है, और विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूं अपनी माताओं और बहनों का, क्योंकि इस रजिस्टर में इनका भी नाम नहीं लिखा गया है। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में अभी संचालन में बीच में कुछ बातें हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी रख रहे थे, माननीय चंद्रेश जी, दीपक गुप्ता जी और प्रधान जी ने कुछ बातें रखने का प्रयास किया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बहुजन समाज पार्टी के नेता, लगता है कोई इलेक्शन नज़दीक है, इसीलिए ये लोग भाग दौड़ करना शुरू कर दिए। ये सही बात है कि हम लोग भाग दौड़ करना शुरू कर दिए, और भाग दौड़ करना इसलिए शुरू कर दिए हैं कि हमारा समाज ये सोने वाला ज़्यादा होता है। हमारे ही समाज से 3 ऐसे राजा पैदा हुए थे जो सोने के चक्कर में और पीने के चक्कर में, भांग और धतूरा खाने के चक्कर में अपना राजपाट दे दिए। वो जानते हैं कौन राजा थे अपने समाज के, जिसको हम लोग भगवान शंकर कहते हैं। अभी डीजीपी जी यहाँ बैठे हैं, त्रिपुरारी शंकर जी, वो शंकर अपने ही समाज के थे। वो पीने खाने के चक्कर में माता पार्वती को भेजा गया था उनकी हत्या करने के लिए, लेकिन माता पार्वती जी ने जब उनके साथ रहना शुरू किया तो अपना पति मान लिया, और जिस मिशन के लिए उनको भेजा गया था उनकी हत्या करने के लिए, पार्वती जी ने कहा कि वो मेरे पति हैं और बहुत भोले हैं। भोले भंडारी का नाम माता पार्वती जी ने ही दिया था। क्यों दिया था?
कि माता पार्वती जी उनको भांग और धतूरा पिलाया करती थी, वो बड़े आराम से पी जाते थे और पी करके सोते रहते थे। और ये चंद चालाक लोग पूरे राजपाट को हथिया लिए। हमारा समाज पहले से भी सोने वाला था और बीच के राजा बलि थे अपने ही समाज के, उन्होंने पूरा अपना राजपाट दान में दे दिया। तीसरे राजा रावण थे। हम लोग रामलीला हर साल देखने जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि राजा रावण अपने ही समाज के थे, उनको हर साल जलाया जाता है और राम का जयकारा किया जाता है, राम का पुतला दहन किया जाता है। तो कोई विरोध करने वाला अपने समाज का नहीं खड़ा होता है, बल्कि हमारी माँ बहनें जा करके बड़े आराम से पूरी रात रामलीला देखने में गुजार दिया करते हैं। अब तो हर घर में शिक्षा हो गई है। हमारे शिक्षित भाई बहन अपने परिवार के लोगों को समझा दिए कि आप लोग जिस रामलीला को देखने जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा धोखा है। बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, माननीय कांशीराम साहब की प्रतिमा लगी हुई है, इनके बारे में जानने की ज़रूरत है। हमारे आपके समाज का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और हमारा समाज बहुत मजबूत समाज था, ये कभी कमज़ोर नहीं था। बीच में कमज़ोर कर दिया गया, हाड़ी और झाड़ू बांध दिया गया, हमारी मानसिकता को दबा दी गई। हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ इतिहास जान गए हैं और आज भी लोग कहते हैं कि समाज के लोग मुर्गा और दारू पर बिक जाते हैं। यह मैसेज बड़े तेजी से समाज में फैलाया इसलिए जाता है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके सरकार बना लिए और फिर सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इनके समाज में ऐसी हवा फैला दी जाए इनका मनोबल डाउन हो जाए। लेकिन आप महसूस करिए, जरा कल्पना करिए कि बाबा साहब कितनी तकलीफ झेलने के बाद अपने देश में शिक्षा प्राप्त किए, विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण किए। बाबा साहब अगर चाहे होते तो अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी सर्विस होती तो बाबा साहब उस सर्विस को प्राप्त कर लिए होते, लेकिन उन्होंने सर्विस नहीं किया। जब ये विदेश की शिक्षा ग्रहण करने जा रहे थे तो बड़ौदा के नरेश भयाजी गायकवाड़ जी थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं आपकी शिक्षा में मदद तभी करूंगा जब आप विदेश की शिक्षा ग्रहण करके आएंगे, मेरे यहाँ आपको इतने दिन नौकरी करनी पड़ेगी। उस शर्त के मुताबिक बाबा साहब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आते हैं तो नरेश के यहाँ, राजा के यहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन जातिवाद उस समय अपने चरम पर था कि समाज को कोई पसंद नहीं करता था। बाबा साहब नौकरी करते थे, किराए का मकान लिए थे। जिस समय किराए का मकान ले रहे थे तो मकान मालिक को पता नहीं था कि ये किस जाति के हैं। मकान तो दे दिए, लेकिन कुछ दिन के बाद जब लोगों को पता चला कि ये बाबा साहब जिस मकान में रह रहे हैं ये तो अछूत समाज से हैं, अब इनको मारने के लिए उस मकान के चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए, इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन बाबा साहब के एक मित्र ने बड़ी चालाकी से उस मकान के पीछे वाले दरवाजे से बाबा साहब को निकाल करके भाग गए। तब बाबा साहब की जान बची। बाबा साहब ने महसूस किया कि मैं नौकरी करके केवल अपने परिवार का भला कर सकता हूँ, लेकिन जितनी यातनाएं हमारा समाज झेल रहा है, जितनी पीड़ा झेल रहा है, इनको कोई अधिकार नहीं है। ये तालाब इसी तरह का रहता था, लेकिन इस समाज के लोग इस तालाब में पानी पीने नहीं पाते। बाबा साहब को बड़ी पीड़ा थी। यह परंपरा तब भी थी, यह परंपरा आज भी है, लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ है? आपकी शिक्षा के बदौलत उनकी चाहत कम हुई है, लेकिन वो फिर चाहते हैं इस समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार न दिया जाए, अपनी बराबरी की कुर्सी पर इनको बैठने न दिया जाए, फिर से इनको भिखमंगा और नंगा कर दिया जाए। और घटनाएं हो रही हैं सरकार में। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हम सबको 2 वोट देने का अधिकार दिलवाया, और वो 2 वोट क्या थे? हमारे बहुत से पढ़े लिखे भाइयों को भी नहीं पता है कि ये 2 वोट का अधिकार क्या है। हम जैसे नेता तो मीटिंग बोलते हैं कि ये 2 वोट का अधिकार क्या है। 2 वोट का अधिकार हम लोगों को मिल गया था,
लेकिन महात्मा गांधी वो अनशन कर दिए। उनको पता था, कांग्रेसियों को पता था कि बाबा साहब अगर 2 वोट का अधिकार अपने लोगों को दिलवाने में सफल हो गए तो इस धरती से, इस भारत से जो सवर्ण समाज के लोग थे, जो मनु को मानने वाले लोग थे, उनका सफाया हो जाएगा। और जिस समाज को हम लोग अपने पैरों से नीचे रगड़ते थे, कुचलते थे, उनका राज आ जाएगा, हमारे ऊपर शासन करेंगे वो। केवल 1 वोट का अधिकार हम लोगों को मिला। अब 2 वोट का अधिकार क्या था? 1 वोट तो वह था जो सभी समाज के लोग उस वोट को दे सकते थे, लेकिन 1 वोट ऐसा था जो केवल इसी समाज के लोग दे सकते थे। कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी। आज भी आप देख लीजिए, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं, प्रधानी का छोटा सा इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है? जो बाबू साहब का तलवा चाटने वाला होता है, लोग उसी को खड़ा करके उसको जितवा करके प्रधान बना लेते हैं और मुहर अपने पास रख लेते हैं। हमारा भाई 5 साल का प्रधान तो हो जाता है, लेकिन वो प्रधानी करने नहीं पाता है। वो जा करके कहीं नरेगा में वो स्वयं मजदूरी पति पत्नी करते हैं। तो बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि जो सुरक्षित सीटें हैं, उन सीटों पर हमारे लोग केवल अपना नेता चुनेंगे, उस पर सवर्ण समाज के लोग वोट नहीं करेंगे, ताकि कुछ सीटों पर इस समाज का प्रतिनिधि जब रहेगा तो चाहे वह विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे पार्लियामेंट हो दिल्ली की, उसमें जाकर के इस समाज का प्रतिनिधित्व वो करेगा। लेकिन हमारे साथ फिर धोखा वहीं हो गया था। उस अधिकार को महात्मा गांधी और उनके लोगों ने उस अधिकार को नहीं देने दिया। आज 1 वोट देने के अधिकार पर हम सिमट गए हैं। आज फिर वही चाल चली जा रही है। विधायक की सीट जो होती है, क्योंकि इस समाज में जो दलित समाज कहा जाता है, दलित समाज में जो अनुसूचित जात विशेष करके होते हैं, उसमें चमार बिरादरी ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है। चमार बिरादरी सबसे ज़्यादा जलालत झेली है। चमारों के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 तो हो गए, लेकिन जितने बचे, चाहे वो बैकवर्ड के हों, चाहे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के, ये सभी शूद्र हुआ करते थे। लेकिन शूद्र समझा किसको जाता था? शूद्र केवल चमारों को समझा जाता था तब भी। और आज भी जब शूद्र की चर्चा होती है तो 99% लोग ये मानते हैं कि शूद्र केवल चमार है। मेरे कहने का मतलब, बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। माता रमाबाई जो बाबा साहब को शिक्षित करने के लिए विदेश भेजी थी, वो इसी तरह की गलियों में जा करके ये गाय भैंस जो चरते थे और गोबर किया करते थे, उस गोबर को उठा करके माता रमाबाई जो बाबा साहब की धर्म पत्नी थी, वो उपला पास करके, सुखवा करके गलियों में बेचा करती थी और उसी पैसे को बाबा साहब को पढ़ने के लिए भेजी। ये योगदान माता जी का था। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लगा दिया। उन्होंने महसूस किया कि हम नौकरी करके समाज का भला नहीं कर सकते हैं। मजबूर होकर के बाबा साहब ने राजनीति का रास्ता चुना। आज बहुजन समाज पार्टी जो बनी है, हमारे महापुरुष माननीय कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर जीते जी बाबा साहब को इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया, ये मनुवादियों ने सम्मान नहीं दिया, हमारे लोगों को अधिकार आज तक नहीं मिल पाया। ये मजबूरी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। माननीय कांशीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाए और बहुजन समाज पार्टी में 3 शब्द है, पढ़े लिखे लोग भी सुन लें। ये जो बहुजन शब्द है, यह बहुजन शब्द तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने दिया था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा उस समय भगवान गौतम बुद्ध ने दिया था। हमारे महापुरुष ने उस महात्मा के उस शब्द को पकड़ा, बहुजन। समाज शब्द बाबा साहब ने दिया था। बाबा साहब ने बताया कि जब तक इस समाज में सामाजिक और आर्थिक मजबूती नहीं होगी, तब तक हम किसी मायने में समाज को मजबूत नहीं कर पाएंगे। सामाजिक और आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाया बाबा साहब ने, तो समाज बाबा साहब से लिया गया और पार्टी शब्द माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने स्वयं दिया।
ये बहुजन समाज पार्टी बनाए। और बहुजन समाज पार्टी की जैसे ही पार्टी बनी, जितने विरोधी थे, क्योंकि जितने भी लोग थे दलित समाज के लोग, ये सभी के सभी लोग कांग्रेस को वोट दिया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, चाहे जितने भी नेता हुए, उन्हीं को वोट या समाज दिया करता था। हम लोग जनबई नहीं करते थे कि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी है। कांग्रेस के कुछ नेता छटके, जब लोगों को लगा कि एससी बैकवर्ड जागरूक हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दे दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस मंत्र में जो पहला था शिक्षित बनो, एससी बैकवर्ड के लोग शिक्षित होना शुरू कर दिए। और बाबा साहब ने जब शिक्षा का अधिकार न दिया होता, क्योंकि मनु साहब ने तो ये कह दिया था कि स्त्री शूद्रो शिक्षा ना दियताम, चाहे जिस जात बिरादरी की महिला हो उसको भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण के परिवार की हो, चाहे बाबू साहब के परिवार की हो। अगर बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार स्त्रियों के लिए न दिए होते तो आज इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री न बन पाई। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को विशेष रूप से समझना चाहिए कि हमको अगर इस स्थान पर बैठने का अधिकार मिला तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। बहुत से देवी देवताओं की पूजा की गई। हमारी माताएं 3-3 दिन तक व्रत रहती थी, 9 दिन नवरात्र भूखी रहती थी, लेकिन किसी देवी देवता ने हमारी भलाई नहीं की। अगर किसी ने बैठने का अधिकार दिया, शिक्षित होने का अधिकार दिया, अपनी बात को रखने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब ने अधिकार दिया। ये दिन बाबा साहब की मानव साहब ने पार्टी बना करके हमको एक प्लेटफार्म दिया। मानव साहब ने महसूस किया कि हम डायरेक्ट अगर पार्टी बनाते हैं तो हमारी बात नहीं बन पाएगी। मानव साहब ने वामसेप की स्थापना की थी। उन्होंने महसूस किया था कि हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशे से हैं, पहले हम उनको इकट्ठा कर लें। संडे का छुट्टी का दिन हुआ करता था, तो जो पढ़े लिखे नौकरी पेशे के लोग रहते थे, उनकी एक टीम मानव साहब ने खड़ी की वामसेप के नाम से। वो लोग इसी तरह से गांव में जा करके संडे को इसी तरह से मीटिंग करते थे और अपने लोगों को समझाते थे हमको कैसे संगठित होना है, कैसे शिक्षित होना है, कैसे अपना अधिकार लेना है। एक लंबा प्लेटफॉर्म बना दिया मानव साहब ने वामसेप का। बहुत से लोग जागरूक हो गए, लेकिन तब भी लड़ाई में हम लोग कमजोर नजर आने लगे। हमारे समाज में जो घटनाएं होती थी, उन घटनाओं का विरोध करने के लिए हमारे पास कोई संगठन नहीं था। तब मानव साहब ने DF4 की स्थापना की। उस DF4 मंच के माध्यम से थाने से लेकर के कोर्ट कचहरी तक हमारा वो संगठन लड़ता था। लेकिन लड़ते लड़ते यह भी महसूस होने लगा कि हमारा संगठन अभी पूरी लड़ाई लड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भी नियम कानून बनते बिगड़ते थे, वो राजनीति का दरवाजा जहाँ पर खुलता है, पार्लियामेंट, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पर हमारा कोई नेता नहीं रहता था, जिसकी वजह से हम सब लोग लड़ते लड़ते थक हार जाते थे, हमारी सुनवाई नहीं होती। तब मानव साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और इसी पार्टी के माध्यम से आज पता नहीं कितने नेता विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा में पहुँच गए हैं और हम लोग मजबूत हैं। माननीय बहन जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और सभी लोग महसूस किए होंगे। समाज की तो बातें छोड़ दीजिए, ठाकुर और पंडित जी जो हैं, आज वो दबी जुबान कहते हैं कि यार ये भाजपा सरकार बड़ी खराब सरकार चल रही है, ये कोई काम नहीं कर रही, केवल देश को लूटने का काम कर रही है। अगर कोई सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को सब लोग याद करते हैं, लेकिन वहीं पर हमारा समाज गुमराह हो गया था। आज हम लोग जो हार रहे हैं 2012 के बाद से, इसमें न तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, न तो समाजवादी, न तो कांग्रेस। अगर कोई दोषी है तो हम लोग स्वयं दोषी हैं, क्योंकि इसी समाज से भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के कुछ नेता हमारे कुछ नेताओं को तोड़ लिए। पैसे के दम पर विधायक सांसद बनाने का लालच दे करके उनको तोड़ लिए और हमारे ही समाज का नेता निकल करके हमारे ही समाज की कुछ वोट को अलग कर दिया और ले जा करके उनसे मिल गया, उनको मजबूत कर दिया, हमको आपको कमजोर कर दिया।
मान्या बहन जी ने महसूस किया कि हमारे समाज के लोग सरकार नहीं बन रही है, ये अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं, मजबूर महसूस कर रहे हैं। हत्याओं का दौर शुरू है, बलात्कार हो रहा है 5 साल की बच्चियों को। आज हमारे बेटे बेटियां हैं, हम बड़े प्यार मोहब्बत से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। मजदूरी करने वाला भी हमारा भाई, हमारी माँ, हमारी बहन चाहती है हम अपने बच्चे की सुरक्षा कैसे करें। इनको पढ़ा लिखा करके न कुछ कर पाए तो न नौकरी पाए, कम से कम रोजी रोजगार करके अपना परिवार चला लेंगे। लेकिन यह सरकार शिक्षा को समाप्त कर रही है, नौकरी को खत्म कर दी है और ये टेस्ट कर रहे हैं कि समाज की हत्या अगर हो रही है तो देखते हैं कि कितने लोग इकट्ठा होते हैं। आज हम लोग कई खंडों में बंट गए हैं, हमारी ताकत कम हो गई है, हत्याओं का दौर शुरू हो गया है, छिनैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है, 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी जा रही है, उसकी लाश उसके माँ बाप को नहीं दी जा रही है।